हमारे पिछले स्वतंत्रता दिवस समारोह से आज 1 वर्ष और व्यतीत हो गया है। इन दिनों में हमारा देश संविधान के अंतरकालीन उपबंधों को पार कर गया है। साधारण निर्वाचनों के हो जाने से तथा राज्यों और केंद्र में नए मंत्रिमंडलों के बन जाने से संविधान पूरा अमल में आ गया है। साधारण निर्वाचन तो लोकतंत्र का अभूतपूर्व पैमाने पर प्रयोग था, और जिन लोगों पर उसका भार था और जिन करोड़ों नर नारियों ने उसमें भाग लिया, उन्होंने अपना इसमें जैसा व्यवहार रखा, उससे इस बात की आशा बनती है कि हमारा नवजात लोकतंत्र ठीक दिशा में जा रहा है और समय पाकर अपने अस्तित्व को सार्थक सिद्ध कर सकेगा। हमारे विधानमंडलों में न केवल वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने हुए प्रजा के और भी अधिक प्रतिनिधि आए हैं, वरन पर्याप्त संख्या में वहाँ नए लोग भी आए हैं, जो सभी अपनी पूरी योग्यता से देश की सेवा करने की नई आशाओं और आकांक्षाओं से प्रेरित हैं। हमारे यहाँ नए मंत्रिमंडल अपने सामने की अनेक समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने समय और शक्ति के लगाने की प्रतिज्ञा करके देश भर में उत्तरदायित्व संभाल रहे हैं। इन सफलताओं के लिए हम औचित्यपूर्वक अपने को बधाई दे सकते, तो अभी यह समय संतोष से बैठ जाने का नहीं है। ढांचा तो बन गया है, पर अभी उसमें मांसपेशियां बैठानी है, और यह कार्य तो तभी पूरा होगा जब हम गरीबी, रोग और अज्ञान की समस्या को सुलझा चुकेंगे। समय से पहले ही हमें न तो हर्षोन्मत्त ही होना चाहिए और न इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें जिन अनेक और वास्तविक कठिनाइयों को जीतना पड़ेगा, उनसे भयभीत और निराश ही होना चाहिए। हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधारण निर्वाचनों के समान ही बड़े और अभूतपूर्व पैमाने पर रचनात्मक प्रयास करना है। यदि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हम में बहैसियत एक राष्ट्र के केवल दृढ़ निश्चय और लगन हो, तो मुझे इस बारे में कोई भी शक नहीं है कि इन समस्याओं के सुलझाने की हमें पूरी क्षमता है। उदाहरणार्थ आप खाद्य समस्या को ही लें। भूख की समस्या की तह में तो यही बात है ना कि देश में पर्याप्त अन्न नहीं होता। यद्यपि यह एक विरोधाभास तो है, पर है सत्य कि जो देश कृषिक देश होने का दावा करता है और वास्तव में बहुत करके कृषिक देश है भी, और जो अनगिनत पीढ़ियों से खेती बाड़ी की कला से परिचित और उसे सफलतापूर्वक करता रहा है, और जिसकी उर्वरी भूमि है, और जिसकी भूमि की सतह पर और भूमि की सतह के नीचे पर्याप्त जल का भंडार है, और हर प्रकार के अन्न और फल, जड़ी बूटी और साग सब्जी के पैदा होने और बढ़ने के लिए अनुकूल हर प्रकार की जलवायु है, उसे अन्न की कमी है। प्रकृति ने अपना भंडार दिल खोल कर हमें दिया है, किंतु हम उसकी इस अपार देन अथवा अपनी सामर्थ्य का भी अच्छी तरह से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जिन महान और भीमकाय बहुमुखी नदी योजनाओं को हाथ में लिया जा चुका है या जो विचाराधीन है, और जिनके पूरा और फलदायी होने में कुछ समय लगेगा, उनकी बात न भी सोचें, तो मेरा मत है कि हमारे लोग खेती बाड़ी को थोड़े अधिक ध्यान, थोड़े अधिक परिश्रम, थोड़े अधिक ज्ञान और थोड़े अधिक संगठन से करके इस कमी को पूरा कर सकते हैं। सर्वोत्तम लाभ के लिए ये आवश्यक है कि अन्न उत्पादन में लगी हुई सरकार और जनता दोनों की ही एजेंसियों में पूरी सहानुभूति और सहयोग हो। हमारी यह सामर्थ्य नहीं है
कि साल ब साल हम सैकड़ों करोड़ों रुपए की कीमत का अन्न आयात कर सकें, और हर एक व्यक्ति को इस बात की देख रेख रखनी चाहिए और उसका ये कर्तव्य होना चाहिए कि अन्न का जो भी दाना वो बचा सकता है उसे बचाए। अन्न उत्पादन में जो भी थोड़ा दाना वो बढ़ा सकता है बढ़ाए, और उसके उचित और मुनसिफाना वितरण में सहायता करे। हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम आलस्य और सुस्ती को छोड़ दें और अपने समय और शक्ति को उत्पादक कार्य में लगाएं। जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की अन्य वस्तुओं के बारे में भी यही बात लागू है। जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने और जीवन स्तर को उठाने की योग्यता प्रदान करने के लिए हमें इस बात की आवश्यकता है कि हमारे सब लोग चिंता से मुक्त हों और हमारे लोगों के विभिन्न विभागों में और अन्य देशों और विशेषतया हमारे निकटतम पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध हों। हमारे यहाँ विभिन्न समुदायों के मानने वाले, विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले, विभिन्न रीति रिवाज पर चलने वाले लोग हैं, और इस बात की आवश्यकता है कि एक दूसरे में पूरी सहानुभूति और सहिष्णुता हो और प्रत्येक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता हो कि वो अपने निजी ढंग से जीवन व्यतीत कर सके और दूसरों के इसी प्रकार के अधिकारों में हस्तक्षेप किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को अपने चरम विकास के लिए पूरी स्वतंत्रता हो। जब हम अपने राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं तो इन्हीं बातों को तो हम एक शब्द से व्यक्त करते हैं, और आज ये स्पष्ट है कि न केवल हर प्रकार की प्रगति वरन हमारे कोरे अस्तित्व के बनाए रखने की यह पहली शर्त है कि पारस्परिक सहानुभूति पर आधारित शांति बनी रहे। इसलिए मैं इस बात का आग्रह करता हूँ कि हम सब स्वयं ऐसे जीवित रहना और दूसरों को ऐसे जीवित रहने देना सीखें जिसमें कोई किसी को दबाना न चाहता हो, कोई किसी का शोषण करने का प्रयास न करता हो, कोई किसी दूसरे को अपमानित करने का प्रयास न करता हो। यह हम केवल अहिंसा के सहारे ही कर पाएंगे, उस अहिंसा के सहारे जो भूतकाल के समान ही हमारे राष्ट्रपिता ने हमें सिखाई थी। असंतोष और फूट, शंका और द्वेष से भरी दुनिया में हमें शांति बनाए रखने के लिए अपना विनम्र पाठ अदा करना है। हमें इसके अतिरिक्त और कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि हम अपनी जनता की और दूसरों की भी सेवा कर सकें, चाहे फिर हमारी सामर्थ्य कितनी ही सीमित क्यों न हो और सेवाएं कितनी ही मामूली क्यों न हो। एक नवीन और अद्भुत रूप से हमने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है। हमारे साधन उतने ही सच्चे और उदात्त रहे जितने कि हमारे ध्येय। अतः हमारा अपने प्रति और दूसरों के प्रति यह कर्तव्य है कि हम केवल मुख से ही नहीं वरन अपने कार्यों से उन उच्च आदर्शों के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें जिनसे कि हम अपने स्वतंत्रता आंदोलन के युग में अनुप्राणित हुए थे। चाहे हमारे हाथ क्यों न कांपें और हमारे पैर क्यों न लड़खड़ाएं, हमारा यह धर्म है कि हम अपनी दृष्टि को धुंधली न होने दें और न सही रास्ते पर चलने की अपनी लगन को हम कमज़ोर होने दें। आज जो वर्ष आरंभ हो रहा है उसके लिए हमें यही व्रत ले लेना चाहिए। किसी भी राष्ट्र की समुन्नति नहीं हो सकती, कोई भी जात ऊपर उठने की आशा नहीं कर सकती जब तक कि उसके व्यक्तियों की कुछ आचार विचार संबंधी और आध्यात्मिक आदर्शों में गहरी श्रद्धा न हो। जो राष्ट्र लंबी दास्ता और दलितावस्था से छूटकर उठने का प्रयास कर रहा हो उसके लिए तो उनकी और भी कहीं अधिक आवश्यकता है। अतः महात्मा गांधी के कार्य का यह अनिवार्य और आवश्यक अंग था कि राष्ट्रीय अथवा वैयक्तिक जीवन के कार्यक्रम को वे उस बात पर आधारित करें जिसे कि वो व्यापकतम दृष्टि से सत्य की संज्ञा देते थे। आज जब हम अपने किस्मत के मालिक हैं और अपने भाग्य के निर्माता हो गए हैं
तो हमें इस आदर्श के संबंध में कोई कमी नहीं करनी है। हम में से हर एक को चाहिए कि वो अपने जीवन और कार्यों को जांचे और यह देखे कि अपने दैनिक व्यवहार में वह समाज में सामान्यतया मान्य चारित्रिक स्तर पर कहाँ तक चल रहा है। यदि हमने कमियों और कमजोरियों को दूर कर दिया तो चाहे फिर हम उस उच्च स्तर तक न भी पहुँच जाएं जिसे महात्मा जी अपना ध्येय मानते थे, तो अभी हमने देश की अच्छी सेवा कर दी होगी। यदि हम इतना ही कर लें तो जिन दोषों से हम आज पीड़ित हैं और जिन शिकायतों को हम निरंतर सुनते हैं, उनमें से अनेक अतीत की बात हो जाएंगी। हम में से हर एक को ये बात समझ और पहचान लेनी चाहिए कि व्यक्तियों से मिलकर राष्ट्र बनता है और राष्ट्र वैसा ही है और हो सकता है जैसे कि उसके ये व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय और वैयक्तिक, आध्यात्मिक और सांपत्तिक हमारी सभी प्रकार की समस्याओं को हमारे लिए सरकार में ही सुलझाने की सामर्थ्य है। यह दयनीय मान्यता सरकार की शक्ति और सामर्थ्य के गलत अंदाज और जो कुछ जनता कर सकती है और जो उसे करना है उसके कम अनुमान पर ही ठहरी हुई है। इसकी जगह तो अब इस सबल भावना और इस अविकल विश्वास को ले लेना चाहिए कि यह हमारा ही काम है और एक राष्ट्र के नाते हमें ही ये करना है कि हम अपनी सब कठिनाइयों को जीते और हम इस काम को पूरा करेंगे भी। इसके लिए हमें चरित्र की आवश्यकता है, ऐसे चरित्र की जो आसानी से उन आलोभनों से पराजित न होगा जो हमें घेरे हुए हैं, जो त्याग करने के लिए तत्पर रहेगा, जो अपार कठिनाइयों के बावजूद सच्चाई पर दृढ़ रहेगा, जो हमें ये सामर्थ्य प्रदान करे कि हम दूसरे लोगों के दिल में बैठ सकें और उनके दुख और दर्द को अपना बना सकें, जो सर्वदा लेने के बजाय देने के लिए तत्पर रहे। ऐसे चरित्र वाले व्यक्तियों वाला राष्ट्र स्वयमेव सुखी और संपन्न होगा और दूसरों को भी सुखी और संपन्न करेगा। हमें ऐसा ही राष्ट्र बनने की कोशिश करनी चाहिए और जो स्वतंत्रता हमने प्राप्त की है उसे अपने और सबके लिए वरदान बना लेना चाहिए। जय भारत।